गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मीन्स कि इसमें डेली एक सेट दिया जा रहा है जिसमें 70 क्वेश्चंस है जो आपके सिलेबस को फुल्ली कवर करते हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। अगर आप ये सेट को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ड्यूरिंग योर एग्जाम, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इजी मतलब ऐसे टाइम पास या किसी तरीके से बनाया गया पेपर नहीं है, बहुत उसमें टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक एक करके निकाला गया है। जो कंपाइल किया गया हर एग्जाम को देखा गया है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 नहीं 70 क्वेश्चन है, आप उसको आंसर कीजिए, देखिए आप इसमें कितने करेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं विथ नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके आंसर गलत हो रहे हैं तो आप वहाँ पे 1 मार्क डिडक्ट कीजिए, करेक्ट हो रहे हैं तो +3 दीजिए। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वो चैप्टर वहाँ प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक चैप्टर को, भले आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा कि आप कंप्लीट वीडियो देख पाएं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सीरीज देखेंगे और फिर जब चैप्टर को जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है। इससे पहले भी 25 सेट्स आया था जिसमें 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन है, वो भी पूरा फुल्ली सिलेबस को कवर कर रहा था। तो 1000 क्वेश्चन प्लस अभी आपको एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा न्यू सेट का। तो आप वो सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आप अपने आप में 80% स्कोर करने लायक आपको खुद ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित और तर्क संगत होती। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण है। यह कथन किसका है? आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है। स्टेटमेंट क्या है आपका? यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित और तर्क संगत होती। कहने का मतलब है कि अगर भाषा भगवान के द्वारा दिया गया होता तो ये बहुत ज्यादा क्या होता, अरेंज्ड होता और लॉजिकल होता। अधिकांश भाषा अव्यवस्थित है। जिन्होंने भी ये कहा है, ये कहा है कि जितनी भी भाषा है वो अरेंज नहीं है और त्रुटिपूर्ण है, मतलब उसमें मिस्टेक्स हैं। तो यह किसका कथन है? ऑप्शन ए नुआरे, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हेडेर या ऑप्शन डी हेंस। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका हेडेर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको स्टेटमेंट वाइज होंगे और थिंकर्स के नाम से रिलेटेड होंगे। तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, तो उसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास या भाषा विज्ञान, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत को डिंग डांगवाद के नाम से भी जाना जाता है? सिद्धांत का नाम क्या है? डिंग डांगवाद। ऑप्शन ए रनन सिद्धांत, ऑप्शन बी संकेत सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रतिभा सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रतीक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिंग डांग सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रनन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो जर्मनिक परिवार से आशय है। इंडो जर्मनिक परिवार से आशय है मतलब इंडो जर्मनिक लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, फैमिली जो है इंडो जर्मनिक फैमिली, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए जर्मन भाषा परिवार, ऑप्शन बी भारोपीय भाषा परिवार, ऑप्शन सी यूरोपीय भाषा परिवार या ऑप्शन डी फारसी भाषा परिवार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारोपीय भाषा परिवार। इसी को क्या कहेंगे? इंडो जर्मनिक परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार को ही इंडो जर्मनिक परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में किस काव्य की रचना हुई है? किसके अनुकरण पर? पिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में किस काव्य की रचना हुई है? ऑप्शन ए मिंगल, ऑप्शन बी सिंगल, ऑप्शन सी जिंगल, ऑप्शन डी डिंगल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी डिंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें जो आपको करेक्ट है वो बताना है। पाली भाषा में हलंत एवं अजंत दोनों शब्द पाए जाते हैं। ऑप्शन टू, पाली में द्विवचन पाया जाता है। अब इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है तो दोनों सही होगा या एक सही होगा या कोई सही नहीं होगा। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्यों होगा कि हलंत शब्द नहीं बल्कि अजंत शब्द पाए जाते हैं। कौन सा? अजंत शब्द पाए जाते हैं। और पाली वचन में क्या होता है? द्विवचन नहीं होता है। द्विवचन जो है हम लोग सिर्फ संस्कृत में ही पढ़ते हैं, संस्कृत में ही 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पाली में द्विवचन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए क्षेमेंद्र, बी भरत, सी भामह या डी भवभूति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्षेमेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? महाकाव्य को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी भारवी, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भामह। महाकाव्य को सर्वप्रथम भामह ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संस्कृत नाटक का प्रारंभ किससे होता है? संस्कृत नाटक का प्रारंभ किससे होता है? ए विश्वकंभक, बी प्रवेशक, सी नांदीपाठ या डी भरतवाक्य। किससे माना जाता है संस्कृत नाटक का प्रारंभ जब होता है तो किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नांदीपाठ से। अब यही भरतवाक्य किसमें आप देखेंगे? आगे जो आप चैप्टर पढ़े हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप इजी है, बस आपको एक एक बार क्या करना है, देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम गीति काव्य कौन सा है? संस्कृत वाङ्मय का प्रथम गीति काव्य कौन सा है? ए ऋतुसंहार, बी नीति शतकम, सी आनंद लहरी या डी सौंदर्य लहरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऋतुसंहार। ऋतुसंहार के रचयिता कौन है? कालिदास। तो संस्कृत वाङ्मय का प्रथम गीति काव्य कौन सा है? ऋतुसंहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प समासों से युक्त गद्य को क्या कहा जाता है? वैसे गद्य जिसमें अल्प समास, कम समास होते हैं, तो उस गद्य को क्या कहा जाता है? ए मुक्तक, बी वृत्त गंधी, सी उत्काली प्राय, डी चूर्णक। तो क्या कहा जाता है? चूर्णक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही नहीं है? आपको कुछ कॉलम दे दिया गया, कुछ पेयर्स दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, बी औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, सी कवि कंठाभरण भोजराज, डी काव्य प्रकाश मम्मट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी कवि कंठाभरण भोजराज। इसका क्या होगा? कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र होगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर, नारायण स्वामी तथा सुशीला किस कवि के पिता और माता हैं? मतलब नारायण स्वामी या श्रीधर दोनों एक ही पर्सन का नाम है, और सुशीला किनके माता पिता हैं? ए विशाख दत्त, बी माघ, सी भारवी या डी राजशेखर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी भारवी। कालिदास के
किन अन्य नामों को भी जाना जाता है? जो कवि कालिदास है उनको और कौन से नाम या उपनाम, उनको और किस किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दीपशिखा, बी रघुकार, सी कवि कुल गुरु। 1 2 3 4 करके दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है दीपशिखा, 2 रघुकार, 3 कवि कुल गुरु, 4 कविता कामिनी विलास, सी उपमा सम्राट, जो 5 नंबर है आपका उपमा सम्राट। अब ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 4 5, ऑप्शन बी में है 2 3 4 5, ऑप्शन सी है 1 3 4 5 और ऑप्शन डी है सभी नामों से। तो क्या सभी नामों से जाना जाता है या जो एक एक नाम दिया हुआ उससे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी नामों से। तो जितने भी नाम हैं सब कालिदास के उपनाम हैं। क्या क्या है? दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट। ये आपको कालिदास के सभी उपनाम को याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट का संबंध किस स्थान से है? बाणभट्ट का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए प्रीतिकूट, ऑप्शन बी अचलपुर, ऑप्शन सी शालातुर, ऑप्शन डी गौनर्द। तो कहां से है? बाणभट्ट का संबंध किस स्थान से है? आंसर है प्रीतिकूट। ये उनके टाइम पीरियड का ही नाम है, अभी इसका मॉडर्न नाम नहीं दिया हुआ, जो उस समय नाम था जगह का वही नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राज जगन्नाथ संबंधित थे, किससे संबंधित थे? इनके गोत्र का नाम पूछा जा रहा है। कश्यप गोत्र से, भारद्वाज गोत्र से, तैलंग ब्राह्मण से या चंद्रवंशी से? तो ये किससे संबंधित थे? तैलंग ब्राह्मण गोत्र से संबंधित थे। ये कौन? पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, तो आपको जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनके गोत्र, उनके माता पिता, वो किनके शिष्य रहे या उनके गुरु कौन रहे, वो किस किस रस में, किस औचित्य या किस में लिखना पसंद करते थे, वो सारा चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? इसमें नाम दिया हुआ है कि जो राइटर है या जो कवि हैं ये लोग कौन जो थे जो शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, मतलब जो शिव जी के उपासक नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है भवभूति, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी माघ और ऑप्शन डी कल्हन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? कौन शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माघ। बाकी जो हैं वो लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव किसके राजाश्रित कवि थे? जयदेव किसके राजाश्रित कवि थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, बी धवल चंद्र जी, सी महेंद्रपाल या डी राजादित्य कश्मीर। लक्ष्मण सेन कहाँ के थे? बंगाल के। धवल चंद्र जी कहाँ के थे? बंगाल के। महेंद्रपाल कन्नौज के। राजादित्य जो थे, जयादित्य जो थे वो कश्मीर के थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव किसके राजाश्रित कवि थे? करेक्ट आंसर है लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल के थे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गलत युग्म पहचाननी, इसमें जो मैचिंग है उसमें जो इनकरेक्ट है उसको आपको बताना है। कवि का नाम है और कवि को कौन सा रस अच्छा लगता है। फर्स्ट है ऑप्शन ए है भास करुण रस, बी कालिदास का श्रृंगार रस, ये तो सही है। भवभूति करुण रस, ये भी सही है। डी भारवी वीर रस। तो उसमें जो गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए भास करुण रस। भास का क्या हो जाएगा? वो श्रृंगार रस और वीर रस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी के जो मैच किए हैं वो करेक्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि माघ के प्रिय छंद कौन है? जो माघ कवि है उनको सबसे अच्छा छंद कौन सा लगता है? ए वंशस्थ, बी अनुष्टुप छंद, सी वंशस्थ और अनुष्टुप छंद दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इनको कौन सा पसंद है? इनको सी पसंद है, मतलब वंशस्थ, वंशस्थी और अनुष्टुप छंद दोनों छंद कवि माघ को अति प्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता के रूप में जाना जाता है? ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ए सुबंधु, बी अंबिका दत्त व्यास, सी बाणभट्ट, या डी त्रिविक्रम। किनको जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अंबिका दत्त व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कपल्स का नाम दिया हुआ, पति पत्नी या पत्नी प्रेमिका दोनों दिया हुआ, उसमें से कौन सा जो कॉलम है करेक्ट मैच नहीं किया वो आपको बताना है। पहला है आपका इंद्र पलोमी, इंद्र और पौलोमी। ऑप्शन बी है दुष्यंत हंसपादिका, ऑप्शन सी कालिदास इंद्राणी, ऑप्शन डी भर्तृहरि पिंगला। तो इसमें करेक्ट क्या है ये आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? कालिदास इंद्राणी। ठीक है, कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? विद्योत्तमा था। यहाँ पे क्या दिया हुआ? इंद्राणी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही नहीं है? सेम उसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें आपका शिष्य और गुरु का मैच दिया हुआ है। पहला शिष्य गुरु है श्री कृष्ण सांदीपनि, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त रुयक, ऑप्शन सी दुष्यंत सोमरात, ऑप्शन डी पाणिनि उपवर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम लोग, अभी 70 क्वेश्चन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी चंद्रगुप्त रुयक, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिय कुरुनाम धीपस्य पालिनम किस ग्रंथ का मंगलाचरण छंद है? आपको जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे सबका मंगलाचरण छंद जो होता है वो आपको याद रखना है। तो श्रिय कुरुनाम धीपस्य पालिनीम किस ग्रंथ का मंगलाचरण छंद है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरित, ऑप्शन बी शिवराज विजय, ऑप्शन सी नीति शतकम, या ऑप्शन डी किराता अर्जुनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किराता अर्जुनियम का यह मंगलाचरण छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव प्रकरण में नायक माधव या मकरंद है तथा नायिका कौन है? मतलब इसकी नायिका कौन है मालती माधव की? नाम तो उसमें दे ही दिया है फिर भी पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए मालती या मयंदिका, ऑप्शन बी मालती या मालविका, ऑप्शन सी मालती या महाश्वेता, ऑप्शन डी मालती या मलयवती। तो मालती कॉमन है, उसके साथ जो एक और निक नेम है वो आपको बताना है कि कौन सा नाम है। ठीक है, तो कौन सा नाम है? ए मालती या मयदंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? इसमें पर्वत का नाम दे दिया गया है, आपको बताना है कि इसका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। रैवतक पर्वत, ए कादम्बरी, ऑप्शन बी चंद्रालोक, ऑप्शन सी शिशुपाल वधम, ऑप्शन डी किराता अर्जुनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वाङ्मय की लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? लघुत्रयी ग्रंथ में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दश रूपक, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम, या डी मेघदूतम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए दश रूपक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नायकों की कोटि में राम, जो श्री राम है, किस कोटि में आते हैं? जो नायक का जो कोटि होता है, क्लासिफिकेशन किया गया है, तो श्री राम जो है किस कोटि में आते हैं? ए धीरोदत्त, बी धीरोदात्त, बी सी धीर ललित या डी धीर प्रशांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धीरोदात्त। नेक्स्ट, मालविका अग्निमित्रम के विदूषक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम के विदूषक का नाम क्या है? ऑप्शन ए वसंतक, बी माधव्य, सी मैत्रेय या डी गौतम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी गौतम। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को आते होंगे, आप रिवीजन के लिए इसको देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं। मणि पुष्पक संघ का संबंध किसके साथ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मणि पुष्पक संघ का संबंध किसके साथ है? मतलब संघ का नाम दिया हुआ है, इसका संबंध किसके साथ है? ए भीम, बी नकुल, सी सहदेव या डी युधिष्ठिर। ठीक है, किसके साथ संबंध है? सी सहदेव के साथ है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रकरण के अंकों की संख्या कितनी होती है? ये तो आप पहले के जो चैप्टर है नाट्योत्पत्ति उसमें पढ़ ही चुके हैं। प्रकरण में अंकों की संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। मतलब 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है या 14 होता है। कितने अंकों की संख्या होती है प्रकरण में? तो प्रकरण में क्या होता है? बी 10 अंकों की संख्या होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघे माघे गतम वयः कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? बहुत ही फेमस लाइन है ये, मेघे माघे गतम वयः कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ए ऋतुसंहार, बी मेघदूतम, सी वसंतलिका, वसंत तिलका, डी अतिरुचिरा। तो किससे संबंधित है ये? बी मेघदूतम से संबंधित है। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई लाइन देकर पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, या कोई श्लोक देकर, मेघदूत का कोई श्लोक देकर पूछा जा सकता है कि कभी कभी कौन से सर्ग से लिया गया है या किसमें कितने सर्ग है। मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं कि रघुवंश में कितने सर्ग है या फिर किराता अर्जुनियम किस सर्ग से, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको आते होंगे। ये सब अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से भी आप देख सकते हैं। विश्वामित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वामित्र व नदियों के संवाद, विश्वामित्र व नदियों के संवाद किस वेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो किस वेद में आपको विश्वामित्र और नदियों का संवाद मिल जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऋग्वेद के नवम मंडल के रचयिता कौन है? पता होगा आप लोग को कौन है। ऑप्शन ए वामदेव, बी आत्री, सी पवमान या डी कण्व। कौन है नवम मंडल के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर है सी पवमान। ये जितने भी मंडल है उसके रचयिता कौन है वो आपको याद रखना, 10वें मंडल तक के याद रखने, और कितने संहिता है, किसके मंत्र है, किसको समर्पित है, कौन सी नदी का वर्णन है, किन देवता को सबसे ज्यादा यज्ञ समर्पित है, ये सब आपको याद रखना है। कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय को समर्पित है? कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शैव, शिव जी से रिलेटेड, बी ब्रह्म, सी वैष्णव या डी आदित्य। इजी क्वेश्चन है, बता देंगे आप, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, तो सब इंटेलिजेंट है जितने भी। अब संस्कृत ऑप्शन लिए हैं तो आप लोग को कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ऐसे ही तो नहीं ले लिए होंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय को समर्पित है? करेक्ट आंसर इज बी ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कार से है, संस्कार वाला चैप्टर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है
तो आप उससे रिलेटेड जाके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उपनयन संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? उपनयन संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्राह्मण के अनुसार आजीगर्थ ने अपने पुत्र को सुनहशेप, नाम है सुनहशेप को 100 गांव पर बेच दिया था? तो किस ब्राह्मण के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि आजीगर्थ जो थे अपने पुत्र को, पुत्र का नाम क्या था? सुनहशेप को 100 गांव पर बेच दिया था, मतलब 100 काव जो होता था उसके बदले में उसको बेच दिया था। तो किस ब्राह्मण में ऐसा स्टोरी दिया हुआ है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी कौशितकी ब्राह्मण या डी जैमिनीय ब्राह्मण। इसके लिए क्या है, आपको सारे ब्राह्मण जितने भी हैं वो आपको उसका स्टोरी थोड़ा बहुत भी पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे आंसर कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है? अब जो लोग भी हैं जो ब्राह्मण होंगे उनको तो अपनी कैटेगरी के बारे में पता ही होगा कि किसको कहा गया है, किसको नहीं कहा गया है। तो किसको कहा गया है? ऑप्शन ए पंचविश, बी कठ ब्राह्मण, सी गोपत ब्राह्मण या डी षड्विंश ब्राह्मण। आजकल लोगों को अपना गोत्र याद नहीं रहता है, इतना डिटेल कहाँ से याद रहेगा। अगर किसी से आप उसके परदादा परदादी या उससे भी पहले दादा दादी के नाम पूछते तो लोगों को वो भी याद नहीं रहता है। व्हाट्सएप फेसबुक में स्टेटस डालना तो याद रहेगा, लेकिन अपने पूर्वज के नाम नहीं याद रहते हैं। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप लोग यूज टू हो गए हैं प्रेजेंट में रहने का, पास्ट भूलते जा रहे हैं। तो किस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? षड्विश ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैत्तिरीय आरण्यक में कुल कितने प्रपाठक हैं? तैत्तिरीय आरण्यक में कुल कितने प्रपाठक हैं? ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद के अनुसार उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था? तो ये सारा बात किस उपनिषद में कहा गया है? किस उपनिषद के अनुसार उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, बी ईशोवास्य उपनिषद, सी कठोप उपनिषद या डी मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो सबको आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसके अनुसार उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आगे और 30 क्वेश्चन देखिए। परा और अपरा, परा परी का आप परा कर सकते हैं, परा और अपरा नामक दो विद्वाओं का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, बी ईशोवास्य उपनिषद, सी कठोप उपनिषद या डी मुंडको उपनिषद। तो परा अपरा नामक दो विद्याओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी मुंडको उपनिषद। जितने भी उपनिषद थे और जो जिस चीज के लिए फेमस थे वो आपको याद रखना है उपनिषद के नाम के साथ। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? A2, B3, C4, D5। तो कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? C4, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विवाह को निकृष्टतम विवाह कहा जाता है? मतलब सबसे लोअर कैटेगरी का। ए असुर
बी पैसाच, सी राक्षस, डी आर्ष। तो किसको कहा जाएगा? बी पैसाच को, मतलब जो किडनैप करके करते हैं उसको। अब विवाह के 8 प्रकार पढ़े होंगे संस्कार वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गायत्री, बी जगती, सी बृहति या डी त्रिष्टुप। तो किस छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? डी त्रिष्टुप छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग ज्योतिष से गणना की दृष्टि से एक युग में कितने संवत्सर माने गए हैं? ठीक है, वत्सर नहीं संवत्सर माने गए। तो कितने माने गए हैं? वेदांग ज्योतिष की गणना की दृष्टि से एक युग में कितने संवत्सर माने गए हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 7। तो कितने माने गए हैं? सी 5। ये सारा आपका जो लास्ट 4th 5th चैप्टर है उसमें आपको इसमें डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है? ये तो आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो कीकट शब्द का प्रयोग मगध के लिए किस वेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। नेक्स्ट है आपका उच्चारण स्थान, ग्रामर से है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जब आप प फ ब भ म बोलते हैं तो उसका उच्चारण कहाँ से करते हैं? प बोल के देख लीजिए कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए दंत, बी ओष्ठ, सी नासिका या डी तालु। तो करेक्ट आंसर, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग सभी को पता होगा कि प फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औ किस प्रकार का वर्ण है? ओ औ जो होता है वो किस प्रकार का वर्ण है? नाद है, घोष है, उदात्त है या महाप्राण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औ बोलेंगे तो क्या हो रहा है? उदात्त हो रहा है। ठीक है, उदात्त मतलब ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म प्लस ऋषि क्या बनेगा शब्द? बहुत इजी, ब्रह्मर्षि बनेगा। अब उसको आपको लिखना कैसे है वो आप देख लीजिए। ए ब्रह्मर्षि, बी ब्रह्म फिर ऋषि, ब्रह्म अलग ऋषि अलग, जैसा संधि है, संधि से बीच का प्लस साइन हटा दिया गया है। दूसरा है ब्रह्म ऋषि, फिर है ब्रह्म म नहीं है, ब्रह्म ऋषि। तो करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए ब्रह्मर्षि। ठीक है, नेक्स्ट संधि से ही क्वेश्चन है। तो चुना चु किस संधि का सूत्र है? अगर आप संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पूरा डिटेल में पढ़ें तो आपको सूत्र सबका याद होगा कि किस संधि का सूत्र है। ऑप्शन ए है, जो आपका पहला ऑप्शन है वो दिया है, सूत्र ही गलत है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, सूत्र ही गलत है, तो खत्म हो गया बात यहीं पे। दूसरा ऑप्शन है अच संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी व्यंजन संधि। अच संधि हम लोग किसको बोलते हैं? स्वर संधि को ही बोलते हैं। तो चुना चु किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन डी व्यंजन संधि का है, जहां जो त होता है वो श में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? ए भाष रचिता, सी अधिहरि, सी हंसो या डी दशानन। अब आप सबको देख लीजिए, भाष रचित मतलब भाष के द्वारा रचित, तो ये अव्यय भाव नहीं होगा। बी अधिहरि, जिसमें अव्यय शब्द होता है वही अव्यय भाव समास कहलाता। हंसो नहीं होगा, दशानन तो बहुब्रीहि समास है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिहरि। 51 का क्या हो जाएगा? बी। समास को क्या आप विग्रह कीजिए, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पुष्पे। फल पुष्पे में कौन सा समास है? विग्रह कीजिए। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान है, फल भी है पुष्प भी है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। फलम च पुष्पम च। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कारक से क्वेश्चन है, भित्राणाम भय हेतु किस विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो जब आप कारक के सारे सूत्र पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जहां हम लोग भी धातु या त्रा धातु का उपयोग करते हैं तो वहां पे कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, सी चतुर्थी या डी पंचमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये सब संधि समास कारक तो आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ते से आंसर कर देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जहां भी और त्रा धातु की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स संयाम तिष्ठति, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो कारक का मैं पहले ही बोली थी, आपको सेंटेंस देकर कारक पूछ सकता है या सीधे सूत्र देकर पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, या कोई एक वर्ड देकर भी पूछा जा सकता है। तो स संयाम तिष्ठति में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी पंचमी या डी प्रथमा। तो क्या हो जाएगा, वह संयाम तिष्ठति मतलब वो सो रहा है ना, तो कहाँ पे सो रहा है, उसका कोई अधिकरण बेस होना चाहिए ना, किसी चीज पे सो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुकरी में कौन सा प्रत्यय है। सुकरी स्त्री प्रत्यय ही होगा, तो इसमें आपको स्त्री प्रत्यय में भी बताना है कौन सा प्रत्यय है। ए इन प्रत्यय, बी इंश प्रत्यय, सी खच प्रत्यय या डी रिप प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, तो आप वो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया गया है स्त्री प्रत्यय के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है। तो आप प्रत्यय देखने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, स्त्री प्रत्यय तो नहीं है। अगर स्त्री प्रत्यय नहीं है तो कृत और तद्धित में, तद्धित क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इसके साथ लगता है, और जो मूल धातु के साथ लगता है वो क्या हो जाता है, कृदंत प्रत्यय होता है। तो शब्द है आपका पठनम, पठ धातु के साथ लग रहा है, तो कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसमें, घ्य प्रत्यय ऑप्शन ए, बी खच प्रत्यय, सी ल्यूट प्रत्यय या डी इंग प्रत्यय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 56 का, करेक्ट ऑप्शन है सी ल्यूट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृ किस विभक्ति का शब्द है। न के नीचे क्या है, र है, तो किस विभक्ति का शब्द है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी चतुर्थी, सी तृतीया या डी चतुर्थी। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी चतुर्थी। इसके लिए आप शब्द रूप धातु रूप एक बार देख लीजिए, जो आपका सिलेबस में हो उसी से क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ सिलेबस, इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ नहीं होता है, शब्द रूप धातु रूप आपको सब पता होना चाहिए। वाक्छु किस वचन का शब्द है। शब्द क्या है, वाक्छु। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाक्छु किसका शब्द है, बहुवचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्मी, शाश्मी शब्द है, किस पुरुष का शब्द है ये, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या इनमें से कोई नहीं। आप अश्मी बोलेंगे वैसे ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुवः, ब्रुवः किस वचन का शब्द है। ऑप्शन ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी द्विवचन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो आपके लिटरेचर का पोर्शन है, उससे 10 क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन मानिए, सीता फूलों से, जो ये उत्तर रामचरित से क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम आपको पढ़ना है, उससे 10 क्वेश्चन है। सीता फूलों से किस देवता की उपासना करती है। सीता फूलों से किस देवता की उपासना करती है, मतलब सीता जी जो फूल से पूजा कर रही है उत्तर रामचरित के पाठ में, तो वो किस भगवान की पूजा कर रही है। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी विष्णु। किस भगवान की पूजा करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य भगवान की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उत्तर रामचरित से ही है। सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती है, मतलब जो जानकी हरण होता है, सीता का हरण रावण के द्वारा किया जाता है, तो उसके बाद सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर, कितने दिन के बाद, कितने साल के बाद देखती है। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष,
ऑप्शन सी 14 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष। कितने वर्ष के बाद देखती है? 12 वर्ष के बाद देखती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि द्वारा अभिमंत्रित यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था? यह आपका क्वेश्चन उत्तर रामचरित से ही है। तो उत्तर रामचरित के अनुसार किस ऋषि द्वारा अभिमंत्रित यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी वामदेव, ऑप्शन सी कनु या ऑप्शन डी विभांडक। तो किनके द्वारा छोड़ा गया था? किस ऋषि के द्वारा छोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि वामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित में पात्रों की संख्या कितनी है? मतलब उत्तर रामचरित जो है उसमें कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं? ए 8, बी 7, सी 30 या डी 12। तो कितने पात्र हैं इसमें? टोटल 30 कैरेक्टर्स हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उत्तर रामचरित सही है। उत्तर रामचरित के अनुसार मधु के पुत्र लवण का वध किसने किया था? मधु के पुत्र लवण का वध किसने किया था? ऑप्शन ए राम ने, बी शत्रुघ्न ने, सी भरत ने या डी लव ने। जो लव कुछ थे वो लव ने। किसका वध किया गया था? मधु के पुत्र लवण का वध किसने किया था? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी शत्रुघ्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांता किसकी पुत्री थी? उत्तर रामचरितम के अनुसार शांता किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए दशरथ, बी राम, सी भरत या डी रावण। ऑप्शन ए दशरथ, बी राम, सी भरत या डी रावण। तो किसकी पुत्री थी? वो दशरथ की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग ये सब क्वेश्चन में भी आर्गुमेंट करेंगे कि इसकी पुत्री नहीं थी, उसकी पुत्री नहीं थी। तो आर्गुमेंट करने से बेटर है आप विकिपीडिया या गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंधु कौन है? ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो अमर सिंधु कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभांडक ऋषि के नाम क्या है? विभांडक ऋषि के नाम क्या है? शिष्य होगा, यहां पे कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी ऋष्यशृंग, ऑप्शन सी दुर्वासा या ऑप्शन डी अष्टावक। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋष्यशृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर सीता का हाथ राम के हाथ में किसने सौंपा? अकॉर्डिंग टू उत्तर रामचरितम में जो भवभूति द्वारा रचित है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि विवाह के अवसर पर सीता का हाथ राम के हाथ में किसने सौंपा? ऑप्शन ए जनक, राजा जनक सीता के जो पापा थे। ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी शतानंद या ऑप्शन डी उर्मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा शतानंद। इसमें क्या है? तालव्य श होगा, यहाँ पे मूर्धन्य श हो गया है, तो करेक्ट आंसर होगा शतानंद। ये शतानंद कौन थे? शतानंद जो थे राजा जनक के पंडित थे और इन्होंने ही सीता का हाथ राम के हाथ में दिया था। ये अहिल्या और जो गौतम ऋषि है उनके पुत्र भी थे, ठीक है। यहाँ पे ये राजा जनक के पुरोहित के रूप में सीता का हाथ राम के हाथ में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपामुद्रा किसके द्वारा श्रेष्ठ नदी गोदावरी को संदेश देती है? लोपामुद्रा किसके द्वारा श्रेष्ठ नदी गोदावरी को संदेश देती है? तो किसके द्वारा देती है? ऑप्शन ए वासंती द्वारा, बी तमसा द्वारा, सी सीता द्वारा या डी मोडला द्वारा। तो लोपामुद्रा किसके द्वारा गोदावरी को संदेश देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडला द्वारा। तो ये आपका 70 सेट का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, आप इसको देखिए
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी सेट हैं, अभी तो सेट स्टार्ट हुए हैं, तो सारे सेट्स को देखिए और जहां कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका डिटेल भी दिया हुआ है प्लेलिस्ट पे, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।